Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक अरब इन्वेजन की चर्चा हम लोगों ने शुरू किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अरब आक्रमण का प्रभाव और अरबों और तुर्कों का हिंदू अफगानिस्तान पर आक्रमण और विजय से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अरबों का सिंध पर आक्रमण और आक्रमण के समय भारत की स्थिति, आक्रमण के कारण मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण और विजय, फिर मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के कारण मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात की स्थिति, अरबों की शासन व्यवस्था, भारत में अरबों की असफलता के कारण इत्यादि को हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया है। और आज अरब आक्रमण का प्रभाव और अरबों और तुर्कों का हिंदू अफगानिस्तान पर आक्रमण और विजय से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। राजपूताना और अरब आक्रमण के प्रभाव में हम देखते हैं कि राजपूताना के इतिहास के सुविख्यात लेखक कर्नल टाट ने अरबों के आक्रमण के प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत दहल गया था, परंतु उनके विचारों को कोई भी आधुनिक इतिहासकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में अरबों के आक्रमण का प्रभाव बहुत सीमित और साधारण था। सर बुल्जेल हेग ने लिखा है कि भारत के इतिहास में वह एक साधारण दुर्घटना थी और उसने इस विशाल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के एक छोटे प्रदेश मात्र को प्रभावित किया। लेनपुल ने लिखा है कि यह इस्लाम के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। अरबों की सिंध की विजय से भारत का कोई महत्वपूर्ण भाग मुसलमानों के हाथ में नहीं गया। अरबों ने भारत की राजनीति और सैनिक शक्ति को नहीं तोड़ा, क्योंकि भारत के किसी भी शक्तिशाली राज्य से उनका युद्ध नहीं हुआ, तथा सिंध की विजय ने मुसलमानों के लिए भारत विजय का मार्ग नहीं खोला। इस प्रकार भारत की राजनीति पर अरब आक्रमण का कोई विशेष और अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। अरबों ने पहली बार भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना की। एक बड़ी संख्या में भारत के एक क्षेत्र में हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया और अरब तथा इस्लामी संसार से भारत का निकट का परिचय कराया, इसमें संदेह नहीं है। परंतु अरब आक्रमण का प्रभाव यहीं तक सीमित रहा। इस कारण उसका कोई गंभीर राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो अरबों ने भारतीयों को प्रभावित नहीं किया, वरन इसके विपरीत अरब भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित हुए। भारत की कला, ज्योतिष, चिकित्सा, साहित्य आज से अरब प्रभावित हुए और उन्होंने उनका सदुपयोग किया। उन्होंने अपनी मस्जिदों और इमारतों को बनवाने में हिंदुओं से सहयोग लिया। सर जॉन मार्शल ने लिखा है कि अरबों में निर्माणात्मक प्रतिभा का बिल्कुल ही अभाव था, अर्थात उनमें निर्माणात्मक प्रतिभा बिल्कुल ही नहीं थी। यदि वे अपने पूजा गृहों को उतना ही आकर्षक बनाना चाहते थे जितना उनके प्रतिद्वंदी धर्मों के अनुयायी के थे, तो उनके लिए विजित देशों के शिल्पियों और कलाकारों से काम लेना अनिवार्य था। उसी प्रकार हैवेल ने लिखा है कि जिस समय इस्लाम सीखने योग्य यौवनावस्था में था, उस समय उसे यूनान में नहीं वरन भारत में सिखाया। उसके दर्शन, आध्यात्मिक, धार्मिक आदर्शों का निर्माण किया तथा उसके साहित्य और स्थापत्य कला की विशिष्ट शैलियों को प्रेरणा दी। स्थापत्य कला के अतिरिक्त हिंदू और बौद्ध दर्शन ने अरबों की विचारधारा को गंभीरता से प्रभावित किया। खलीफा अल मंसूर के समय में संस्कृत के ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य नामक ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तप और संन्यास की विचारधारा को अरबों ने भारत से प्राप्त किया। तबरी ने लिखा है कि खलीफा हारून अल रशीद की बीमारी को एक भारतीय वैद्य ने ठीक किया था। इससे स्पष्ट है कि अरबों ने भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान से लाभ उठाया था। अरबों ने अंकों का ज्ञान भी भारतीयों से प्राप्त किया। इस प्रकार यद्यपि अरब सिंध में विजेता की दृष्टि से आए, परंतु तब भी सभ्यता की दृष्टि से वे भारत को कुछ भी न दे सके, वरन उन्होंने भारत से बहुत कुछ प्राप्त किया। यही नहीं, अगर हम डॉक्टर असीरुद्दीन श्रीवास्तव का कथन देखें तो उन्होंने कहा है कि अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में पहुंचाया, विशेषकर दर्शन, ज्योतिष और अंकों को। 8वीं और 9वीं शताब्दी से यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली, उसका मुख्य कारण अरबों का भारत से संपर्क था।
इस प्रकार यह कहना उचित है कि यद्यपि अरबों के भारत पर किए गए आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव नगण्य था, परंतु संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से वह अरबों के लिए ही नहीं वरन संसार के अन्य देशों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अरब आक्रमण हुए उससे सभ्यता और संस्कृति में व्यापक परिवर्तन देखा गया, और वो भी अरबों की सभ्यता और संस्कृति में, क्योंकि उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बहुत सारे तत्वों को ग्रहण किया और उसे यूरोप में प्रचार प्रसार उसका किया। और इस तरह राजनीतिक दृष्टि से भले ही उनकी जो साम्राज्य विस्तार थी छोटे परिक्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन इतना तो जरूरी कहा जा सकता है कि अरब आक्रमण ने भारतीय सीमा को विदेशियों के लिए एक तरह से खोल दिया, और इसी का परिणाम था कि आगे तुर्कों ने भारत में आक्रमण किया और इस क्षेत्र को विजित करते हुए अपने साम्राज्य की स्थापना की। और हम देखते हैं कि कालांतर में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, और यह कई सौ वर्षों तक चली। जो अंग्रेजों के आगमन तक इन्होंने मुस्लिम शासकों ने भारत पर शासन किया। अब हम अरब आक्रमण के प्रभाव की चर्चा कर लिए, तो अरबों और तुर्कों का हिंदू अफगानिस्तान पर आक्रमण और विजय से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। हम देखते हैं कि इस समय जब भारत के जो सिंध क्षेत्र थे, इसमें अरबों की सत्ता की स्थापना हुई थी, उस समय भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित अफगानिस्तान में हिंदू राज्य थे। इस कारण जिस प्रकार सिंध को अरबों की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला करना पड़ा, उसी प्रकार अफगानिस्तान के हिंदू राज्यों को भी अरबों से युद्ध करने पड़े। उस समय अफगानिस्तान में दो हिंदू राज्य थे, उनमें से एक काबुल और दूसरा जाबुल अथवा जाबुलिस्तान का राज्य कहलाता था। 643 ईस्वी में अरबों ने ईरान को जीत लिया, जिसके कारण उनकी सीमाएं अफगानिस्तान के हिंदू राज्यों से टकराने लगीं। उसके पश्चात प्राय 200 वर्षों तक अरब इन हिंदू राज्यों पर आक्रमण करते रहे, परंतु उन्हें केवल आंशिक सफलता प्राप्त हो सकी। सबसे पहले अरबों ने सिस्तान को जीता, किंतु उसके पश्चात प्राय 50 वर्षों तक उनकी प्रगति रुकी रही। उसके पश्चात इराक के सूबेदार हज्जाज के समय में जिस प्रकार सिंध को जीतने का प्रयत्न किया गया, उसी प्रकार काबुल और जाबुल के राज्य को भी जीतने का प्रयत्न किया गया, परंतु हज्जाज के समय में इन तीन राज्यों को न जीता जा सका। 750 ईस्वी में अब्बासी खलीफा हुए, तब भी इन राज्यों को जीतने का प्रयत्न चलता रहा, मुख्यतः खलीफा अल मंसूर के समय में, परंतु अरबों के ये सभी प्रयत्न हिंदू राज्यों की शक्ति को दुर्बल तो कर सके, परंतु उन्हें समाप्त न कर पाए। यहाँ तक कि संपूर्ण सिस्तान पर भी हम देखते हैं कि अरबों का आधिपत्य अस्थायी न रह सका। इससे यह स्पष्ट होता है कि अफगानिस्तान के इन हिंदू राज्यों ने निरंतर 200 वर्षों तक इस्लाम की उस बढ़ती हुई शक्ति को भारत के द्वार पर रोक कर रखा, जिसने स्पेन से लेकर ईरान तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। यद्यपि अरबों ने इन राज्यों के संघर्ष का 200 वर्षों का इतिहास भारतीय इतिहास में अभी तक अपना जो अरबों से इन राज्यों के जो संघर्ष थे का जो 200 वर्षों का इतिहास था, भारतीय इतिहास में अभी तक अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सका। परंतु जो कुछ भी जो हमें तथ्य प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है कि उस समय के उन हिंदू राज्यों की दृढ़ता और शक्ति कितनी रही होगी, जिससे उन्होंने अरबों को भारत में सीधे प्रवेश करने का मार्ग नहीं दिया। और 870 ईस्वी तक यहाँ के शासक हिंदू रहे, परंतु उसके पश्चात वे नवोदित तुर्क शक्ति के आगे झुक गए, और तुर्क याकूब इब्न लायथ ने अपने जीवन का आरंभ एक लुटेरे के रूप में किया, परंतु उसने ईरान और उसके आसपास के प्रदेश में एक दृढ़ राज्य स्थापित करने में सफलता पाई। वही याकूब इन राज्यों को भी समाप्त करने के लिए उत्तरदायी हुआ। उसने युद्ध कौशल और छल कपट से इन दोनों राज्यों को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका और 870 ईस्वी में अफगानिस्तान में इस्लामी सत्ता को स्थापित कर दिया। इस प्रकार प्राय 225 वर्षों के निरंतर संघर्ष के पश्चात हिंदू भारत के प्रवेश द्वार पर अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए बाध्य हुए, और भारत में प्रवेश करने वाले बाद के तुर्क आक्रमणकारियों को इससे सुविधा हुई। और इसी तथ्य के साथ हम देखते हैं कि जो हिंदू राज्य थे उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र पे, उन्होंने एक लंबे समय तक अरबों और तुर्कों का प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि तुर्क भारत में प्रवेश करने में सफल रहे। और इसी के साथ ही हम लोग का ये जो अरब इन्वेजन से संबंधित जो चर्चा है वह समाप्त होता है। और इस
अरब इन्वेजन से संबंधित चर्चा करने के क्रम में हम लोगों ने सभी पक्षों को देखा। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई पक्ष छूट गया है या किसी तरह के प्रश्न को हल करने में दिक्कत हो रही हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जिस भी कम्युनिकेशन के जिस भी माध्यम से आप चाहें संपर्क करें और क्वेश्चन पूछें या डायरेक्ट फ़ोन भी कर दें और जो समस्या हो उसका निवारण हमसे ले लें। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।